गाइज आज जिस इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था जब वो ग्रेजुएशन के लिए पहली बार अपने घर से दूर और एक दूसरे शहर के कॉलेज हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था। मेरे दोस्त का नाम अमन है और जब ये इंसिडेंट उसके साथ हुआ था तब उसकी एज लगभग 19 साल थी। वो एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए अपनी सारी सेविंग्स लगा देते हैं। अमन स्टार्टिंग से ही एक इंट्रोवर्ट लड़का था जिसके दोस्त भी कम थे और वो कभी अपनी बात किसी से शेयर तक नहीं करता था, खासकर अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि वो उनको कभी टेंशन में नहीं देखना चाहता था और वो कभी नहीं चाहता था कि उसके पेरेंट्स उसकी वजह से परेशान हो या फिर कुछ वो सोचें। वो पढ़ने में एक अच्छा स्टूडेंट था तो इसलिए उसका एडमिशन उत्तराखंड के एक रेप्यूटेड गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया। घर से दूर पहली बार अकेले जाना था तो उसके मन में एक अजीब सा डर था। उसको ये बिल्कुल नहीं पता था कि अगले एक महीने में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देगा। गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ अपने रूम की लाइट बंद कर दें और अपने हेडफोन लगा लें और मोबाइल को बिल्कुल साइड में रख दें ताकि आप भी कुछ देर के लिए अमन के उस हॉस्टल में अपनी मौजूदगी महसूस कर पाएं। गाइज, इस स्टोरी को सुनने के बाद आप अपनी लाइफ में होने वाली छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं उनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। दिसंबर का पहला वीक। उत्तराखंड में उस वक्त सर्दियां अपने चरम सीमा पर होती हैं जो कि सीधा हड्डियों में चुभती हैं। जब अमन के पेरेंट्स उसको हॉस्टल छोड़कर वापस जा रहे थे तो अमन ने उनको मुस्कुराकर बाय बोला, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सा अकेलापन और एक घबराहट उसे फील हो रही थी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम घर से इतना दूर अकेला था। गाइज, मैं इस वीडियो में उस हॉस्टल का नाम नहीं लूँगा पर मैं आपको थोड़ा सा उस हॉस्टल का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। ये हॉस्टल की बिल्डिंग 1980 के टाइम की बनी हुई थी जिसमें बड़े बड़े मोटे पिलर, लंबी लंबी गैलरियाँ और इतने लंबे लंबे कॉरिडोर थे कि अगर आप रात में आवाज़ लगाओ तो आपकी आवाज़ की गूंज ही आपको डराने लगे। और अभी कुछ सालों पहले ही इस हॉस्टल में लिफ्ट भी लगी थी। हर फ्लोर के दोनों एंड में कॉमन वॉशरूम बने हुए थे और ग्राउंड फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक हर तरफ शोर रहता। किसी के रूम से म्यूज़िक बज रहा होता तो कुछ स्टूडेंट्स रूम में बैठकर हंस रहे होते तो कोई अपना असाइनमेंट बना रहा होता। मतलब ग्राउंड फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक सब कुछ नॉर्मल कॉलेज हॉस्टल के जैसा एनवायरनमेंट था। लेकिन फोर्थ फ्लोर इन सारे फ्लोर से थोड़ा अलग था। सीढ़ियों से चढ़ने पर जब अमन फोर्थ फ्लोर के कॉरिडोर में पहुंचा तो उसने देखा कि कॉरिडोर के लेफ्ट हैंड साइड में रूम नंबर 401 से लेकर 410 तक के रूम्स में ताले लगे हुए थे। वहाँ फर्श पर थोड़ी मिट्टी भी जमा हो रखी थी। हॉस्टल के वार्डन का कहना था कि इस साल एडमिशन थोड़े कम हुए हैं इसलिए उस साइड के ब्लॉक्स के रूम बंद हैं। सिर्फ इस साइड राइट हैंड साइड में जो रूम है, रूम नंबर 411 से लेकर 420 तक के रूम्स सिर्फ वो ही खोले गए हैं जिनमें सभी कमरे 411 से लेकर 420 में सभी में स्टूडेंट्स रह रहे थे। अब अमन को इनमें रूम नंबर 415 अलॉट होता है। स्टार्टिंग डेज बिल्कुल नॉर्मल थे, नई जगह थी। अमन धीरे धीरे एडजस्ट ही हो रहा था कि उसके बगल वाले रूम में रोहन नाम का एक लड़का रहता था और उसके जस्ट सामने वाले रूम में एक विवेक नाम का लड़का रहता था। जल्दी ही ये तीनों आपस में दोस्त भी बन गए। रात को देर तक जागना, मैस के ख़राब खाने की बुराई करना और साथ में बैठकर असाइनमेंट बनाना, सब कुछ एकदम नॉर्मल कॉलेज लाइफ जैसा ही चल रहा था। हॉस्टल का एनवायरनमेंट वैसे भी रात में थोड़ा अजीब हो जाता था। हवा चलने पर पुरानी खिड़कियों के शीशे बजना,
कॉरिडोर में सन्नाटा, ये सब वहाँ एक आम सी बात थी। लेकिन शिफ्ट होने के करीब 1 हफ्ते बाद अमन के साथ पहला इंसिडेंस हुआ। उस रात अमन अपने रूम में अकेला पढ़ाई कर रहा था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे कि पहाड़ों की सर्दियाँ अपने पीक पर थीं। इसलिए उसने खिड़की दरवाजे अंदर से टाइटली बंद कर रखे थे। रूम में फिर भी काफ़ी सर्दी थी कि अचानक ही उसके रूम का सीलिंग फैन, जो कि ऑफ था, उसकी ब्लेड्स हल्की सी वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गई। वो धीरे धीरे ऐसे मूव कर रही थी जैसे कोई उनको हवा में मूव करवा रहा हो। अब सोचने वाली बात यह थी कि रूम में कहीं से भी हवा आने की कोई जगह ही नहीं थी। तो फिर ये ब्लेड्स आखिर कैसे मूव कर रही थी? अमन ने इसको नॉर्मल कॉन्सिडेंस समझा और इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन उसके 3 दिन बाद जो हुआ, उसने अमन को वाकई में अनकंफर्टेबल फील करवा दिया। कि रात के करीब 2 बज रहे थे। अमन बेड पर लेटकर फ़ोन चला रहा था और रूम की लाइट बंद थी। सिर्फ फ़ोन की स्क्रीन का उजाला था और रूम के दरवाजे और फर्श के बीच में एक छोटा सा गैप था और उस छोटे से गैप में से येलो ट्यूबलाइट की एक पतली सी लाइन रूम के अंदर आ रही थी। अमन स्क्रॉलिंग कर रहा था कि तभी अमन देखता है कि अचानक ही वो लाइट जो रूम के नीचे से आ रही थी वो ब्लॉक हो गई। मानो कोई शैडो दरवाजे के ठीक बाहर आके रुक गई हो। अमन की सांसें थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद रोहन और विवेक में से कोई बाहर खड़ा होगा। वो चुपचाप बेड पर ही लेटा रहा, पर वो शैडो वहाँ से बिल्कुल नहीं हिली। करीब 3 से 4 मिनट बाद वो शैडो वहाँ से हिली और फिर कॉरिडोर में अमन को किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे भारी पैरों से कॉरिडोर में चल रहा हो। और आवाज़ अब धीरे धीरे दूर होती जा रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई कॉरिडोर के उस साइड जा रहा है जिस साइड के कमरे बंद थे। अमन हिम्मत करके बेड से उठा। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान था। बस कॉरिडोर के लास्ट में जो ट्यूबलाइट लगी हुई थी वो हल्का सा ब्लिंक कर रही थी। अब नेक्स्ट डे अमन ने ये बात रोहन को बताई कि यार रात में शायद कोई कॉरिडोर में घूम रहा था। तो रोहन ने हंसते हुए कहा कि भाई 4th फ्लोर है, कोई सीनियर को सुट्टा वगैरह पीने के लिए छत पर जाना होगा। तू क्यों छोटी छोटी बातें यहाँ पर नोटिस करता रहता है? अब अमन ने भी खुद को यही समझा लिया कि शायद कोई सीनियर ही होगा। लेकिन हॉस्टल आने के करीब 9वें दिन अमन के साथ जो हुआ उसने वाकई में उसको सोचने पर मजबूर कर दिया। उस रात करीब 3:15 बज रहे थे। अमन की अचानक आंखें खुली और उसको वॉशरूम जाना था। इतनी ठंड में रजाई छोड़कर 50 मीटर लंबे कॉरिडोर से वॉशरूम जाना ही एक हिम्मत का काम था। अमन चप्पल पहनकर धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ चल पड़ा। वॉशरूम के अंदर घुसते ही उसे फिनाइल की स्मेल आने लगी। वहाँ 6 ट्यूबलाइट में से सिर्फ 2 ही ट्यूबलाइट जल रही थी। मतलब आधा वॉशरूम अंधेरे में था। सन्नाटा इतना था कि किसी नल की टपकती हुई बूंद की आवाज़ भी वॉशरूम में साफ साफ गूंज रही थी। अमन टॉयलेट करके बाहर आया और बाहर आकर उसने नल खोला और जैसे ही वो हाथ धोने के लिए थोड़ा सा नीचे झुका, उसकी हल्की सी नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ती है तो उसे दिखता है कि एक परछाई जो कि लास्ट कोने वाले टॉयलेट में घुसी है और अचानक से गेट तेजी से बंद हुआ है। अब अमन को लगा कि शायद कोई स्टूडेंट होगा तो उसने आवाज़ लगाई, कोई है? लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया।
उसने फिर से आवाज़ लगाई तो इस बार वो गेट हल्का सा खुला। अमन ने सोचा अब शायद कोई बाहर आएगा, लेकिन कुछ मिनटों तक कोई बाहर नहीं आया। फिर वो हिम्मत करके उस टॉयलेट के पास गया और धक्का मारते हुए जैसे ही उसने गेट खोला तो अंदर कोई नहीं था। अमन घबराते हुए वहाँ से निकला और भागते हुए कॉरिडोर से सीधा अपने रूम में घुस गया। उसकी सांसें फूल रही थी, उसे थोड़ी सी टेंशन हो गई और फिर वो पूरी रात इस चीज़ को सोचते हुए बिल्कुल सो ही नहीं पाया। अब जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि अमन थोड़ा सा एक इंट्रोवर्ट लड़का था, तो अगले दिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। उसे लगा कि सब उसका मजाक उड़ाएंगे और उसे डरपोक समझेंगे, और अगर वो पेरेंट्स को ही बताएगा तो वो वहाँ बेकार में परेशान होंगे, इसलिए उसने ये बात किसी को बताई ही नहीं। लेकिन अगली रात जो अमन के साथ हुआ उसने अमन, रोहन और विवेक तीनों को चौंका दिया। अब होता क्या है कि संडे का दिन था। अमन सुबह करीब 8:30 बजे थोड़ा लेट उठा। उसने अपना फ़ोन उठाया और जैसे ही उसने अपने फ़ोन का लॉक खोला तो कैमरा अपने आप ओपन था। उसने इग्नोर किया और जैसे ही उसने फ़ोन की गैलरी ओपन की तो एक ब्लैक सा फ़ोटो उसकी गैलरी में उसको दिखाई दिया। उसने फ़ोटो पर टैप करके उसको ओपन किया और उसने देखा कि ये फ़ोटो करीब 3:42 पर क्लिक की गई थी। ब्राइटनेस बढ़ाकर अमन ने जब फ़ोटो को देखा तो अमन की आंखें फटी की फटी रह गई। उस फ़ोटो में थोड़ा अंधेरा था और वो फ़ोटो अमन के बेड की ही थी, जिस पर अमन रज़ाई ओढ़कर सोया हुआ था, और ये फ़ोटो उसके बेड से करीब 5 से 6 फीट की हाइट से क्लिक की गई थी। अमन के हाथ कांपने लगे। उसका दिमाग मानो सुन्न हो गया कि अगर रूम लॉक था, खिड़कियां बंद थी, कोई अंदर आ ही नहीं सकता, तो फिर ये फ़ोटो आखिर किसने क्लिक की। वो सीधा उठा और रोहन के रूम में गया। विवेक भी वहीं पर बैठा था। उसने फिर उन दोनों को सब कुछ बताया, उस रात वॉशरूम वाले इंसिडेंट से लेकर इस फ़ोटो तक। और इस फ़ोटो को देखकर रोहन और विवेक के चेहरे का रंग भी उड़ गया। अब उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और वो इस चीज़ का पता लगा कर रहेंगे। उस रात करीब 10 बजे ये तीनों दोस्त मिलकर हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर नाइट शिफ्ट वाले गार्ड के पास गार्ड रूम में गए। गार्ड अपने छोटे से कैबिन में बैठा था और गार्ड के कैबिन में हर फ्लोर के सीसीटीवी का मॉनिटर लगा हुआ था। रोहन ने बहाना बनाया कि उसकी एक महंगी घड़ी जो कि चोरी हो गई है और उसको कल रात की 4th फ्लोर की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। पहले गार्ड ने मना कर दिया, लेकिन फिर थोड़ी रिक्वेस्ट के बाद वो मान गए और रिकॉर्डिंग को पीछे किया गया और टाइम सेट किया गया 3 बजे का। तीनों की नज़र स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। मॉनिटर ब्लैक एंड वाइट था। स्क्रीन पर अब सिर्फ लंबा सा कॉरिडोर दिखाई दे रहा था। सब कुछ बिल्कुल शांत था कि 3:30 बजे स्क्रीन पर कुछ अजीब होने लगा। जो कैमरा बिल्कुल फिक्स था वो धीरे धीरे अपने आप मूव करने लगा और अपने आप घूमकर वो फ्लोर के उस डायरेक्शन में जाने लगा जहाँ 4th फ्लोर के बंद कमरे थे। लेकिन इन तीनों ने उस दिन एक बात नोटिस की कि रूम नंबर 408 का दरवाज़ा खुला हुआ था। इनको ये थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि उस साइड के सभी रूम्स बिल्कुल बंद थे। तो फिर ये रूम नंबर 408 का गेट किसने खोला? ये तीनों भागकर 4th फ्लोर पर गए और ऊपर जाकर देखा तो रूम नंबर 408 बंद पड़ा था और उस साइड के रूम्स के बाहर मिट्टी जमी हुई थी और मिट्टी के ऊपर किसी के पैरों के निशान भी नहीं थे। इन तीनों का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अब अगले दिन कॉलेज में एक इवेंट था
तो अमन जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन विवेक और रोहन ने कहा कि भाई चलते हैं ना, साथ एंजॉय करते हैं, चलकर तेरा भी दिमाग इन सारी चीज़ों से थोड़ा हटेगा। तो ये तीनों वहाँ जाते हैं। रात में डांस वगैरह, पार्टी वगैरह करके ये तीनों रात करीब 12:30 बजे हॉस्टल में आते हैं। अब ये तीनों बिल्कुल थक चुके थे, काफ़ी एंजॉय किया और तीनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अपने अपने रूम्स में एंटर हो जाते हैं। मानो वो तीनों एंजॉयमेंट के कारण सब कुछ भूल ही गए थे। अमन भी काफ़ी थक चुका था और वो जाकर बेड पर लेट गया और ना जाने कब उसकी आंख लग गई। लेकिन इस रात जो अमन के साथ हुआ, उसने अमन को हॉस्टल छोड़ने पर मजबूर कर दिया कि रात के करीब 3:15 बज रहे थे। अमन सो रहा था कि अचानक ही उसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, कि जैसे किसी ने उंगलियों से दरवाजे को नॉक किया हो। अमन की आंखें खुली, दस्तक फिर से हुई। अमन घबरा गया और उसने कहा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले कुछ सेकंड वो दरवाजे की तरफ देखता रहा। बिल्कुल सन्नाटा था और फिर अचानक ही बहुत तेज दरवाजे पर दस्तक हुई और वो धीरे धीरे दरवाजे के पास जाते हुए बोला, रोहन, विवेक। लेकिन कोई नहीं बोला। उसने हिम्मत करके की होल से बाहर झांकने की कोशिश की तो उसे बाहर भी कुछ नज़र नहीं आया। बाहर सिर्फ अंधेरा था। अब वो कुछ मिनटों तक गेट के पास ही खड़ा रहता है। वो वापस अपने बेड की तरफ मुड़ा ही था कि उसे एक आवाज़ आई। जैसे कोई अपने नाखूनों को फ्लोर पर घिस रहा हो। लेकिन ये आवाज़ अब बाहर से नहीं आ रही थी, ये उसके बेड के नीचे से आ रही थी। ये सुनकर अमन की हिम्मत ने बिल्कुल जवाब दे दिया। वो कांपने लगा कि तभी एक भारी सी आवाज़ उसके बेड के नीचे से आई, अमन। ये कोई आम इंसानी आवाज़ नहीं थी। इसे सुनते ही अमन पीठ के बल दरवाजे पर जा टकराया और अब उसने फटाफट दरवाज़ा खोला और उसने सामने विवेक के रूम का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। वो चिल्ला रहा था, विवेक, रोहन, विवेक, विवेक भाई गेट खोल। अब विवेक गेट खोलता कि उससे पहले अमन कॉरिडोर में देखता है कि रूम नंबर 408 का दरवाज़ा खुला हुआ था और एक लंबा पतला साया उस रूम के बाहर खड़ा था। वो साया अमन को देखकर रूम नंबर 408 में धीरे धीरे चलकर जा रहा था और फिर अचानक ही रूम नंबर 408 का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। ये सब जब अमन ने देखा तो वो डर के मारे कॉरिडोर में बेहोश हो गया। सुबह जब उसे होश आया तो वो विवेक के कमरे में था और हॉस्टल के कई स्टूडेंट्स उसके आसपास खड़े थे। फिर उसने रात की बात सबको बताई और लास्ट में वो बोला कि वो उस हॉस्टल में बिल्कुल नहीं रहेगा और आज ही वो इस रूम को खाली करके किसी प्राइवेट पीजी में शिफ्ट हो जाएगा। उसने अपने घर पर फ़ोन कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि हॉस्टल के मेस का खाना बहुत ख़राब है और यहाँ स्टूडेंट्स का काफ़ी शोर रहता है, जिससे वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता है, इसलिए वो एक प्राइवेट पीजी में शिफ्ट हो रहा है। उसके पेरेंट्स थोड़े परेशान हुए। उन्होंने पहले तो मना किया लेकिन वो मान ही गए। अमन ने उनको सच्चाई इसलिए भी नहीं बताई क्योंकि वो उनको परेशान नहीं देखना चाहता था। उसी दिन अमन कॉलेज के पास के ही एक सिंगल रूम पीजी में शिफ्ट हो गया। रोहन और विवेक ने उसका सामान शिफ्ट करवाने में उसकी मदद की। अमन को लग रहा था कि वो बच गया है, उसने वो जगह छोड़ दी है तो वो बिल्कुल सेफ है। और अब अमन को पीजी में शिफ्ट हुए 1 हफ्ता हो गया था और वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा था।
पर अब भी रात में सोते वक्त उसकी आंखें दरवाजे की ही तरफ देखती रहती थी। और एक दिन फ्राइडे की रात थी। अमन नए रूम में बैठकर रोहन से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था कि दोनों के बीच काफ़ी हंसी मजाक चल रहा था कि तभी रोहन बोला, तू साले एक नंबर का फट्टू है यार, देख ना तुझे तेरा रूम दिखाता हूँ। तो वो घूमते घूमते फ़ोन लेकर अमन के पुराने रूम में चला गया और वहाँ जाकर रोहन बोला, देख साले यहाँ कुछ भी नहीं है। पता है तेरे यहाँ जाने के बाद हम 3 दिन तक विवेक और मैं यहाँ रात में सोए थे, लेकिन भाई कसम से यहाँ हमें कुछ भी नहीं दिखा। तू साले बेवजह एक प्राइवेट पीजी में पैसे खर्च कर रहा है भाई, तू वापस यहीं आ जा। इतना कहते हुए रोहन दरवाजे की तरफ मुड़ ही रहा था कि अमन को रोहन के ठीक पीछे वो ही साया खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके पतले पतले हाथ थे और चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। उसका सिर झुका हुआ था और अब धीरे धीरे वो सिर उठा रहा था और अमन की सांसें बिल्कुल अटक गई थी। वो चिल्लाना चाह रहा था कि रोहन तेरे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उस साये ने अमन को देखते हुए अपना हाथ उठाकर अपनी एक उंगली को होठों पर रखा और इशारा किया, अगले ही सेकंड वीडियो कॉल कट गई। स्क्रीन पर कॉल एंडेड लिखा आने लगा। उसने कॉल बैक किया तो कॉल नहीं लग रहा था। रोहन का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब अमन बहुत टेंशन में आ गया कि वो साया रोहन के पीछे खड़ा था तो शायद रोहन बिल्कुल सेफ नहीं है। वो पूरी रात टेंशन की वजह से सो नहीं पाया, पर अगले दिन जब कॉलेज में रोहन अमन को मिला तो वो बिल्कुल नॉर्मल था और वो बोला कि अरे यार मेरे फ़ोन की तो बैटरी लो थी तो इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब अमन श्योर था कि वो एंटिटी, वो साया सिर्फ अमन को ही दिखाई देता है। उसको लगा कि हॉस्टल छोड़ देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब डर आपके दिमाग में अपनी जगह बना लेता है तो आप चाह कर भी चाहे शहर ही क्यों ना छोड़ दें, वो आपके साथ ही ट्रैवल करता है। और इन सब के बाद अमन ने ठान लिया था कि शायद भागने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। वो पता लगा कर ही रहेगा कि रूम नंबर 408 में आखिरकार ऐसा क्या हुआ था। नेक्स्ट डे अमन कॉलेज गया और वो रोहन के साथ वहाँ के एडमिन ब्लॉक में गया। वहाँ उसने किसी बहाने से पता किया कि वहाँ सबसे पुराने क्लर्क हैं मिश्रा जी, जो उस कॉलेज में पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं। तो उसे लगा कि शायद उनको रूम नंबर 408 के बारे में ज़रूर पता होगा। वो रोहन के साथ सीधा मिश्रा जी के कैबिन में गया और उसने कहा, सर मुझे रूम नंबर 408 के बारे में जानना है, कौन है वहाँ। अमन ने मिश्रा जी को स्टार्टिंग डे से लेकर कल रात तक जो उसके साथ हुआ सब कुछ बताया। ये सब सुनकर मिश्रा जी के मुंह से सिर्फ एक जवाब आया कि बेटा तुम जिसकी बात कर रहे हो वो साया है हेमंत का। बात कुछ साल पहले की है, जब हेमंत इसी हॉस्टल के रूम नंबर 408 में रहता था। वो थोड़ा अलग था। उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, करीब 6 फीट से भी कुछ इंच ज़्यादा। वो बहुत पतला भी था। उसकी हड्डियाँ साफ दिखाई देती थी। लंबे लंबे पतले हाथ थे और जब वो चलता था तो उसकी चाल एक नॉर्मल इंसान से थोड़ी अलग दिखाई देती थी। कॉलेज स्टूडेंट्स उसकी इस फिज़िकल प्रॉब्लम और उसके चुपचाप रहने की आदत का हमेशा मजाक उड़ाते रहते थे। उसकी डेली लाइफ में रैगिंग की जाती और हेमंत किसी से भी अपनी तकलीफ़ शेयर तक नहीं करता था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। सीनियर्स की बुलिंग और मजाक से परेशान होकर उसने रूम नंबर 408 से बाहर निकलना तक बंद कर दिया। वो पूरे टाइम अपने रूम में ही रहता। फिर एक लंबा वीकेंड आ गया जिसमें सभी स्टूडेंट्स अपने घर जाने लगे, पर हेमंत अपने घर नहीं गया और वो वहाँ पर जाना भी नहीं चाहता था। वो अकेला हॉस्टल में रुक गया।
अब वो डिप्रेशन उस पर और ज़्यादा हावी हो रहा था। उसे लगने लगा कि इस पूरी दुनिया में उसका कोई नहीं है, और उस अकेलेपन में ही उसने रूम नंबर 408 में पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। कई दिन बाद जब कॉलेज खुला तो स्टाफ वापस आया तो रूम नंबर 408 से अजीब सी स्मेल आ रही थी। दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर हेमंत की बॉडी पंखे से लटकी हुई मिली। इसके बाद 4th फ्लोर के उस साइड के रूम्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मिश्रा जी ने बताया कि उसके बाद जो यहाँ नए बच्चे 4th फ्लोर पर शिफ्ट हुए हैं, उनमें से कुछ बच्चों को सेम इसी तरह रात में 3 बजे के आसपास कभी कभी किसी के चलने की आवाज़ आती है, तो कभी किसी को ऐसा लगता है कि कोई उनके गेट के बाहर खड़ा है। लेकिन तुम अमन एक पहले स्टूडेंट हो जिसको वो दिखा भी है। और ये सुनकर अमन और रोहन दोनों मानो सुन ही पड़ गए। लेकिन अमन के मन में आज भी एक सवाल हमेशा चलता रहता है कि हेमंत ने अमन को ही क्यों चुना। अगर गाइज आपके पास इस चीज़ का कोई जवाब है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज ये थी हमारे चैनल की एक सेकंड हॉरर स्टोरी, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, और ऐसी ही स्टोरीज़ को आगे कंटिन्यू सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।